तो टू की शुरुआत करते हैं। गाजीपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सीएम ने कहा कि विरोधी भगवान राम का मजाक उड़ाते थे। राम मंदिर अब हकीकत बन चुका है। अयोध्या का वैभव वापस लौट आया है। राम मंदिर लोगों के लिए सपने जैसा था जो पूरा हो चुका है। जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग बोलते थे बना लेंगे क्या, लेकिन हमारा संकल्प था जो अब हकीकत बन चुका है। सीएम ने कहा कि हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये मंदिर हमारे राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ है। जब भी हम बटे थे तो कटे थे, एक थे तो नेक थे। हर भारतीय के मन में भारतीयता का भाव आना चाहिए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। आज से 7 वर्ष 8 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले लोगों के लिए यह एक सपना था और विरोधियों के लिए यह बोलने का एक अवसर भी होता था। जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग बोलते थे बना लेंगे क्या। लेकिन हम लोगों का संकल्प था, पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, पूज्य संतों का के आशीर्वाद से पूरे देश का सनातन धर्मावलंबी एकजुट होकर के संकल्प के साथ बनता है, तो परिणाम हम सबके सामने आता है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को देखता हूं, क्या उठा करके देखिए, जब भी हम बटे थे तो कटे थे। एक थे तो नेक थे। है कि विपक्ष न केवल राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता था, राम मंदिर को लेकर तंज कसता था कि रामलला हम आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज स्थिति यह है कि अयोध्या में राम मंदिर भव्य तरीके से बनकर तैयार है। अयोध्या विकसित है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है, बढ़िया एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ के तट बदल चुके हैं, वहाँ की इकोनॉमी तीर्थयात्रियों के आने के कारण अयोध्या में बहुत ज़्यादा आज वहाँ पर लोगों की आमदनी हो रही है। तो निश्चित रूप से बदले हुए अयोध्या में वैभव की पुनर्वापसी हो रही है। प्रभु श्री राम की विरासत के सम्मान की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभु श्री राम की विरासत में रहने वाले लोगों के घर पे बुलडोजर चलाते हैं, उनके घरों को तोड़ते हैं, हाफ इनकाउंटर करते हैं, अदालतों के काम जो करने चाहिए उनकी जगह पर पुलिस से काम करवाते हैं, बेरोजगारों को रोजगार की जगह लाठियां देते हैं, किसानों को खाद की जगह लठ मारते हैं। तो आदरणीय योगी जी, प्रभु श्री राम की विरासत का अपमान यूं हो रहा है। विपक्ष जो है भारत के अखंडता को समाप्त करने में लगा था। विपक्ष जो है दंगा और नफरत फैलाने वाला काम करता है और विपक्ष पर गाजीपुर में योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमला किया है उन्होंने सही किया। उन्होंने एक सच्चाई बताया, विपक्ष की औकात क्या है, विपक्ष की सच्चाई क्या है, वो जनता के सामने आना चाहिए। इसीलिए सब योगी बरसे। आज विपक्ष को तो सम्मान चाहिए करना, मगर विपक्ष सनातन विरोधी है। और ऐसे में बड़े सवाल, राम के अस्तित्व पर सवाल, मंदिर की हकीकत से जवाब, विरोधियों पर वार, राम मंदिर वाला प्रहार, योगी का रामस्त, विरोधी होंगे पस्त, विरासत के सम्मान के बाद विपक्ष की खोजी काट, बटेंगे तो कटेंगे नारा, फिर हिंदुत्व का सहारा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। खेमचंद शर्मा जी, नेता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सचिन रावत जी, कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी, कौन कौन थे जो मजाक बनाते थे जब तक राम मंदिर के मामले को लेकर फैसला नहीं, मंदिर का निर्माण नहीं, तो कौन कौन थे? जरा वो कोट करेंगे चीजें, कब कब क्या क्या हुआ? नमस्कार, जय श्री राम। सभी वो लोग जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, वो सब मजाक उड़ाते थे। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने भरसक प्रयास किया था कि मंदिर ना बने।
कोर्ट में भी पूरी शक्ति लगाई, भगवान राम को भी काल्पनिक बताया, राम सेतु को भी काल्पनिक बताया, और उन्होंने पूरा प्रयास किया। अनाप तरीके से बातें कि वहाँ मंदिर ना बने, वहाँ पार्क बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, कुछ और चीजें बन जाएं। अगर मंदिर बनेगा तो पूरा देश टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लोगों में गलत मैसेज जाएगा। लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार आई, हमारी कमिटमेंट थी, ये पूरे 100 करोड़ से ज्यादा पूरे विश्व में जो हिंदू रहते हैं उनकी आस्था का केंद्र है, और जो नॉन हिंदू भी भारत में रहते हैं उनके भी जितने भी पूर्वज हैं वो सब सनातनी थे, उनको भी पता है कि उनकी भी आत्मा में कहीं ना कहीं राम और कृष्ण बसते हैं। तो सबका एक देह बना, लाखों हमारे जो साधु संत हैं, करोड़ों की संख्या में हमारे हिंदू समाज के लोग जिन्होंने अपना मन और अपना कहीं ना कहीं गिलहरी वाला योगदान किया। तो और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार ने स्टेबिलिटी दी, एश्योरेंस दिया कि किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, आज करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे अभी तक विजिट कर चुके हैं, लाखों की संख्या में डेली लोग वहाँ पे जा रहे हैं। विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़े बड़े नामी खेमचंद ग्रामी जी, लोग विपक्ष कह रहा है कि ठीक है मंदिर तो बन गया, अब आगे की बातचीत होनी चाहिए, ये मंदिर की बात क्यों हो रही है बार बार? देखिए, हम तो आगे की बात करते हैं, हम तो विकसित उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम तो भारत को विकसित बनाने में तेजी से लगे हुए हैं। हम तो 10वें नंबर से आज चौथे से तीसरे नंबर पे ऑलमोस्ट हम ले आए हैं। हम दूसरे पहले नंबर पे ले जाने के लिए रोड मैप प्रस्तुत कर चुके हैं, उस रोड मैप पे हम युद्ध स्तर पे आगे बढ़ रहे हैं। और आज राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ भगवान राम का केंद्र नहीं, उस समय जितने भी त्रेता युग में हमारे चाहे उसमें वाल्मीकि जी हो, माँ सबरी हो, केवट हो, उन सभी महानुभावों को वहाँ पे सम्मान देने का काम किया गया। और जो लोग हमारे हिंदू समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जाति में बांटने का काम करते हैं, SC ST के नाम पे तोड़ने का काम करते हैं, बरगलाने पे काम करते हैं, वो वहां पे जाके देखें कि माँ सबरी को किस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, केवट को किस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, वहां भगवान वाल्मीकि को किस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है। और भगवान राम का मंदिर उसी तरीके से है कि वहां पे सभी बराबर हैं, धर्म के अनुसार सभी का सम्मान था, सम्मान है और रहेगा। राम राज्य है, तो वो एक संदेश पूरे देश के लिए, मैं ऐसा समझता हूँ, आज पूरे देश को एक करने के लिए, चाहे वो किसी भी समाज जाति का हो, भगवान राम के जहाँ से उनको संदेश मिल रहा है, जो भी वहाँ विजिट करता है, जब मैं खुद विजिट किया तो आपके शरीर के जो अंग हैं वो पूरी तरीके से स्फुलित हो जाते हैं, वो रोम रोम आपका पूरी तरीके से खुश हो जाता है। ठीक है खेमचंद जी। 500 साल की सचिन रावत जी, जिसे आप लोगों ने नकारा, अयोध्या में उन्होंने ही आकार लिया। जब जब बटे थे तब तब कटे थे, एक थे तो सेब थे, उसी का फायदा विपक्ष उठाता रहा। देखिए, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। मुझे लगता है कि सरकार 8 साल सरकार को हो गए, सरकार जो है राम मंदिर बना, सभी लोगों को खुशी हुई, राम भगवान हमारे आदर्श रहे हैं और करोड़ों दिलों में वो हमेशा ही वास करते हैं, आशीर्वाद सब पर है। लेकिन कब तक राम के नाम पर आप लोग राजनीति रोटी सेकते रहेंगे? सबरी की बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई, खेमचंद शर्मा जी ने। सबरी जी के झूठे बेर श्री रामचंद्र जी ने खाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की जिस तरह से हत्या की गई, उसके बाद कहा बाबा की सरकार है। लगातार दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़ों पर उत्पीड़न हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न हो रहा है, आपकी सरकार में हो रहा है। ये रामराज की परिकल्पना की थी आपने। इस रामराज की अगर परिकल्पना की थी तो ऐसा रामराज उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं चाहिए, जहां लगातार आप जो है एक विशेष समुदाय जो है वो दलितों पर आक्रमण कर रहा है, पिछड़ों पे, शोषितों पे, वंचितों पे। क्यों दिक्कत है आपको? क्या दलित उत्थान करता है तो आपको कष्ट होता है, आपको दिक्कत होती है? एक है तो सेफ है। अरे भैया, पूरा देश एक है, लेकिन सेफ किससे रहना है? सेफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से रहना है। सेफ जो है वो भाजपा नेताओं के जो पुत्र हैं उनसे रहना है। भाजपा नेता लगातार अपराधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। जब BHU में बच्ची के साथ में अस्मिता को लूटा गया, उसके पीछे कौन लोग थे? ABVP के लोग शामिल थे। तो मैं कह सकता हूं कि भाजपा का चाल चरी चेहरा रामचंद्र जी के नाम पर राजनीति रोटियां सेकना बंद कर दिए। अब जनता के सामने आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि आप एक तरफ तो राम का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ दलितों के पीठ पर छुरा घोंपने का काम करते हैं। ये सब बंद करिए खेमचंद शर्मा जी। सभी लोग जान चुके हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं, हम राजनीति करते नहीं हैं, हम डिमांड की राजनीति नहीं करते। हम अरे भैया, एक मिनट खेमचंद जी, आपकी बात में मैंने बोला, आपकी बात में तो मैंने बोला नहीं कि आप यहाँ पर भी बोलने नहीं देंगे।
एक तरफ आप जो है हमारे नेताओं को डिटेन करने का काम करते हैं। आज हम लोग हरिओम वाल्मीकि के परिवार से सचिन जुड़े रावत जी, जा रहे एक मिनट, हैं। खेमचंद जी, हमारे खेमचंद जी, डिटेन करके उनको खेमचंद जी, रखा एक हुआ है। मिनट, उनको खेमचंद जी रखा बोलने हुआ है। दीजिए। ये सरकार चल रही है, खेमचंद इससे स्पष्ट है कि दलित विरोधी सरकार सचिन रावत जी, सचिन रावत जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, कौन कौन गया पूजने की मंदिर मैं बनने गया, के बाद? कांग्रेस पार्टी गई, हमारे तमाम नेता गए। आपको नहीं पता क्या? सभी लोग गए वहां। नहीं, हर जगह में तो आप लोग राहुल गांधी को आगे रखते हैं। हर जगह आप लोग राहुल गांधी को आगे रखते हैं, यहाँ क्यों नहीं आगे रखे? कमाल की बात कर रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा था कि आपने भी राहुल गांधी जी को लाइव क्यों नहीं, राहुल गांधी जी का प्रश्न क्यों नहीं किया? देखिए हमारी नहीं, हर जगह आप लोग रखते हैं ना, मेरे राहुल गांधी, हमारे राहुल गांधी, हमारे राहुल गांधी, तो इसीलिए मैंने सवाल कर दिया। जानकी जी के मंदिर में गए, जब अयोध्या उनको आना होगा वो आएंगे। हमारे तमाम नेता गए, आपने देखा होगा कि सभी लोग, हमारे जितने भी लोग हैं सब वहां पे गए। और मैं कह सकता हूं कि देखिए सबकी आस्था होती है, सबका अपना अपना मानना होता है। अब कोई फोटोबाजी करे, कोई सोशल मीडिया पे करे, कोई एक उद्योगपति की बाजार लगा करके राम मंदिर, नहीं, उसी उद्योगपति के बाजार पर आपके हिसाब से वो बाजार है, उस पर राहुल गांधी का बयान आ गया था, उस पर राहुल गांधी का बयान आ गया था, वहां नृत्य हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, इस तरीके से। बहुत अच्छी बात, यही बात तो बीजेपी कहती है। बताई है। मैं इसमें एक चीज जोड़ रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और जोड़ रहा हूँ इसमें। मतलब द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या वो दलित जातियों, सोसाइटियों, समाज आपको पता होना चाहिए प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया? माननीय प्रेसिडेंट भी वहां पे गए। नहीं, ये सवाल नहीं, अब ठीक है, मैं मान लेता हूँ। एक मिनट, खेमचंद जी मुझे सवाल करने दीजिए, मुझे सवाल करने दीजिए। सामने पता है सचिन जी, मैं कहता हूं राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, चलिए ठीक है, जिसे बुलाया वो पहुंच गया था क्या? नहीं, देखिए, नहीं, इसमें नहीं देखिए वाली क्या बात होती है? मैं तो पूछ रहा हूं ना, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, जिसे बुलाया वो पहुंच गया था क्या? कोई किसी का निमंत्रण नहीं होता, ये उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरा सवाल आप नहीं समझ पा रहे हैं, समझ के भी उससे अनजान बन रहे हैं। मेरा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी बात मैं मान लेता हूं सचिन जी, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है, दर्शकों को जवाब नहीं मिल पा रहा है। आपकी बात चिट्ठी लिखेंगे कि हम आपकी बात मैं मान लेता हूं कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, लेकिन जिसे बुलाया गया वो पहुंच गया क्या? नहीं, इनके बुलाने पे कौन जाएगा? अब इनके बुलाने पर हो गया, एक्टर जाएंगे, सेल्फी बात जाएंगे, इस तरह के लोग। वहां पे एक दलित समुदाय के लोग थे, ओबीसी समुदाय के कितने नेता थे, कितने बॉलीवुड स्टार गए कहाँ? अखिलेश यादव को बुलाया गया, वो नहीं गए। राहुल गांधी को बुलाया गया, वो नहीं गए। तब आप लोग तय करेंगे कौन गया, कौन नहीं गया, किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए। ये होता है कि आप लोग भक्ति कितना दिखाते हैं। आप इसे बीजेपी से जोड़ दिए, ठीक। लोकसभा में पार्टी हारी क्यों? हारी क्यों? अयोध्या के हार जीत से प्रभु श्री राम का क्या लेना देना है? अयोध्या की हार जीत से प्रभु श्री राम का क्या लेना देना है? चलिए मैं मान लेता हूं, ठीक है, सांसद साहब पहुंच गए, सांसद साहब संसद में पहुंच गए, तो वो भी चले जाते, मत्था टेक लेते, वो भी नहीं गए। वही तो मैं भी कह रहा हूं, धर्म राजनीति को अलग रखना चाहिए। वही तो मैं भी कह रहा हूं, धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। पूछिए कि धर्म को क्यों राजनीति में लेकर के, वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूं, वही तो मैं, राजनीति रोटियां आप जो है आपकी राजनीति। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूं बीजेपी वाले धार्मिक राजनीति करते हैं। मैं मान लेता हूं सचिन जी कि बीजेपी वाले धार्मिक राजनीति करते हैं, राम की राजनीति करते हैं, तो ताला पहले किसने खुलवाया था? देश को पता होना चाहिए। राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, मेरा सवाल है सीधा, मेरा सीधा सवाल है, मतलब मेरा सीधा सवाल है। आप सवाल पे इधर उधर ना घूमिए ना। ताला किसने खुलवाया था? ताला हमारे जो है तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया। क्यों खुलवा दिया था? राजीव गांधी जी ने खुलवाया। जब धर्म की राजनीति नहीं करनी थी क्यों खुलवा दिया था? वहां पर जी, जब धर्म की राजनीति नहीं करनी थी क्यों खुलवा दिया? नहीं, अब ये देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब ताला खुलवाया तब भी आप लोगों को दिक्कत, भारतीय जनता पार्टी अब कह रहा है नहीं, मेरा ये कहना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर राम की बात कर रहे हैं तो राजनीतिक हो गए, धर्म और राजनीति को मिला दिया, और आप लोग धर्म और राजनीति को मिलाते कहते नहीं, ये अलग अलग विषय है। पहले क्लियर हो जाइए ना।
अब ये सब राजनीति छोड़ दीजिए खेमचंद शर्मा जी। अब राम जी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने जो उत्तर प्रदेश को जंगल राज में तब्दील किया है। जब मुख्यमंत्री जी सदन में होते हैं, 1 किलोमीटर दूर जाकर के साथ छेड़छाड़ होती है, सवाल इस पे जवाब देना पड़ेगा, रोजगार के सवाल पे जवाब देना पड़ेगा। नहीं, विदेशों में जाके अपने देश का अपमान नहीं करते। आप लोग विदेशों में जाके देश का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी किस तरह से देश का अपमान करते हैं, जॉर्ज मोदी जी किस तरह से देश का अपमान करते हैं, सबको पता है किस तरह से अपमान मुसलमान खतरे में, कभी कहते हैं सिख खतरे में, कभी कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। और हम सब जानते हैं वही कांग्रेस जिसने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, पैरालाइज कर दिया, डेमोक्रेसी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, लाखों लोगों को जेल में डाला। जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आपने डेमोक्रेसी को इतना ज्यादा गिरा दिया कि आपकी उस समय चुनी हुई प्राइम मिनिस्टर की जो सदस्यता थी वो कैंसिल हुई, खारिज हुई। और सबको पता है कि आपके सांसद कह रहे थे कि हमें 400 सीटें जिताइए, हम संविधान बदल देंगे। डेमोक्रेटिक संस्था है वो मजबूत है, इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, हिम्मत बढ़ गई कि संविधान को बदल देंगे, काम कर रही है। आज आपको सहन नहीं हो रहा है। अरे बाबा साहब की बात करने लायक करने एक मिनट कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं? कहाँ मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा, आपस में उलझे हुए हैं। सचिन और खेमचंद जी तार्किक बातें हो ना, आरोप और प्रत्यारोप यहाँ ना हो। ये आप लोग कीजिए, फील्ड में कीजिए, यहाँ मत कीजिए ना। मैं तो तार्किक बातें कर रहा हूँ सर, ये उलझुल बातें कर रहे हैं। हाँ, ये राम मंदिर पे बात नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी आज तक भगवान राम के दर्शन करने क्यों नहीं? अच्छा, बीजेपी वाले ने एक मिनट खेमचंद जी जरा मुझे सही कीजिए। खेमचंद जी मुझे जरा सही कीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? एक मिनट सचिन जी, 89 के बाद तो आप लोग यूपी में है नहीं, तो फिर क्या है इतना हल्ला कर रहे हैं? थोड़ा संगठन मजबूत कीजिए, बेहतर कीजिए, हो सकता है भविष्य में कुछ अच्छा हो जाए। 89 के बाद ये आपको नहीं पता कि 89 के बाद हम लोग नहीं है, लेकिन उसके 89 के बाद आप लोग है नहीं, और जो भी है वो सहारे पर है, क्यों हल्ला इतना कर रहे हैं? खेमचंद जी मुझे जरा सही कीजिए, मैंने जो सुना है ये विपक्ष कहता है कि बीजेपी वाले ने कहा था कि मंदिर में लड़कियां छेड़ी जाती हैं। ये बीजेपी वालों ने कहा था क्या? हाँ, बीजेपी के एक स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी ने कहा था, जो देश को बदनाम करते हैं और कांग्रेस को नहीं। अच्छा, ये बताइए स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने कहा था, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी सोच सनातन विरोधी सोच है, उनकी सोच हिंदू विरोधी सोच है। क्योंकि वो मंदिर कभी भी भगवान की आराधना के लिए नहीं जाते, प्रेम के लिए नहीं जाते, आशीर्वाद के लिए नहीं जाते। जाते भी हैं तो पॉलिटिकल नाटक नौटंकी के लिए जाते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जाते हैं। इसलिए उनकी ये भावना है। कभी भी उन्होंने मस्जिद के बारे में तो कोट किया नहीं, कभी उन्होंने किसी चर्च के बारे में कोट किया नहीं, कभी उन पादरी के बारे में तो कोट किया नहीं जो ये कहता था कि जो भारत माता है, मैं चप्पल पहन के रहता हूँ, वो बीमारी फैलाती है। मतलब वो हमारी लैंड, हमारी भूमि, हमारी देश के बारे में जो अपशब्द कहता है, उनके तो पैरों नहीं, वो तो गांधीवादी हैं। राहुल गांधी गांधीवादी हैं, ऐसी बात नहीं करेंगे वो। नहीं, राहुल गांधी ने तो माफी बिल्कुल नहीं मांगी जो पादरी के पास जाके शिक्षा लिए। उन्होंने तो शिक्षा ली कि हाँ, कि जो भगवान है वो यीशु है, यीशु के अलावा कोई नहीं है। मतलब जो हमारी संस्कृति कहती है वो सब बेकार नहीं। सचिन जी सभी भगवान को वो मानते हैं, ऐसा तो है नहीं, और सभी के स्थलों को वो सम्मान करते हैं। मानते हैं तो 100 करोड़ से ज्यादा देश, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या भगवान राम का मंदिर क्यों नहीं गए? मान लिया चलो तुम मोदी जी के प्रोग्राम में नहीं, जब उनका मन होगा तब जाएंगे, जब प्रभु श्री राम बुलाएंगे तब जाएंगे। ये तो है कि प्रभु श्री राम बुलाएंगे तभी जाएंगे, और जब तक इनके पाप मिट नहीं जाएंगे, कम नहीं हो जाएंगे, तब तक प्रभु श्री राम इनको बुलाएंगे भी नहीं। और प्रभु श्री राम नहीं बुलाएंगे, और ये जा नहीं रहे हैं, जाने लायक नहीं है, लेकिन बहुत सारी और जगह जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनके हिंदू होने पे सवाल है, बहुत ही गहरा सवाल है। ऐसा भी है, देशभक्त होने पे भी सवाल है। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। भुवन भास्कर जोशी जी, कल तक सवाल उठता था, मजाक बनाया जाता था श्री राम का। अब देखिए हकीकत सबके सामने है। ये बार बार कहा गया है, कटेंगे तो बटेंगे, कटे थे तो बटे थे, एक थे तो सेब थे। जब ये हुआ है तब कुछ लोगों ने फायदा उठाया है, चाहे वो मुगल हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे आपके विपक्षी दल हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा को पूरा देश जानता है।
80-20 की बात को मुख्यमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेते हैं। अब भारतीय राजनीति के प्रदेश और देश में ये स्थिति आ गई है कि अब इस तरह की बातों से राजनीति होगी। असली एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी का है उसको 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है। और जो 80 की 80 सीट बात कर रहे थे, अयोध्या तक अपनी सीट, ये देश में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। देश को जो बांटने की बात करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं है। आप जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भारत का संविधान कहता है सबको साथ लेके चलने का, आप केवल अपनी राजनीति को चिपकाने के लिए, राजनीति को करने के लिए इन लोगों को, समाज को बांटने का काम करेंगे, लोगों को घड़ाने का काम करेंगे, संवैधानिक पद की जो गरिमा है उसको तार तार कर देंगे, तो परिणाम यही होगा। और एक परिणाम 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश दोबारा याद कर रहा है और मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेने जाएंगे। अच्छी बात, अभी से तैयारी कर ली आप लोगों ने। देखिए, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेगा, जाति जनगणना की लड़ाई तो को फिर कैसे लड़ेगा। कह सकते हैं कि ये लोहिया की पार्टी है? फिर कैसे कह सकते हैं कि ये जनेश्वर की पार्टी है? फिर ये भी कैसे कह सकते हैं कि ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी है? कैसे कह सकते हैं? जब आप कुछ एक मिनट पूरी बात सुनिए। जब आप कुछ जातियों की ही बात करते हैं, मुलायम सिंह यादव भी ऐसे नहीं थे, सबको लेकर साथ चलते थे, कुछ जातियों की बात नहीं करते थे वो। माननीय अखिलेश यादव जी, मैं मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूं, आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव भी ऐसे नहीं थे, सभी को साथ लेकर चलते थे। मैं उसी विषय करूंगा। माननीय मुलायम सिंह जी से लेकर माननीय अखिलेश यादव जी तक सभी को साथ लेने का काम करते हैं। और उन लोगों की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को कौन लड़ेगा? अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने तय कर रखा है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को हक सम्मान को दिलाना है, तो ये कोई अच्छी बात है। देश और प्रदेश चाहता है कि भारत में सबको एक चीज भुवन भास्कर जोशी जी, कुछ मतलब अगड़े पीड़ित नहीं है क्या? मैं उसमें जोड़ देता हूं, ब्राह्मण है, भूमियार है, कायस्थ है, क्षत्रिय है, वो पीड़ित नहीं है क्या? माननीय अखिलेश यादव जी ना तो कोई जाति का चश्मा पहनते, ना धर्म का। तो फिर पीडीएफ, फिर क्यों कह रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक? तो जाति का चश्मा नहीं है क्या ये? ये आपका विजन हो सकता है। ये मेरा विजन कैसे हो सकता है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये मेरा विजन कैसे हो सकता है सर? ये तो आप लोगों का विजन है। ये सामाजिक न्याय के जो मुद्दा माननीय अखिलेश यादव जी है, अगर कोई समाज, कोई जाति, कोई वर्ग अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपकी सामाजिक लड़ाई है, कहना क्या चाह रहे हैं, तात्पर्य क्या है, संदर्भ क्या है, व्याख्या किस तरीके से कर रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। देश और प्रदेश समझ चुका है और मोहर लगा चुका है 24 में। अब 27 में मोहर लगने जा रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने इस आंदोलन को, नहीं तो उसका फायदा किसे मिलेगा? उसका फायदा किसे मिलेगा? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, नहीं, उसका फायदा केवल समाजवादी पार्टी को मिलेगा, अखिलेश यादव को मिलेगा, और किसको मिलेगा? समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जाति जनगणना की लड़ाई को पूरे भारत की लड़ाई मेरा कहना है कि उसका फायदा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को मिलेगा कि उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा? तो निश्चित तौर पर जब सामाजिक न्याय किनके साथ होगा? पिछड़ों के साथ होगा। ये तो पता नहीं, जब सरकार में तो थे कई बार, मुलायम सिंह भी थे, अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री थे, तब तो सामाजिक स्तर बेहतर नहीं हो पाया, तो कैसे उम्मीद करे, कैसे विश्वास कर ले कोई भी जाति कैसे विश्वास कर ले? राहुल जी, आप समझे, घुमाने की बात नहीं है, बात है 2024। मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे। 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा दी एजेंडे को लेकर। माननीय तो भाई, तो मैं सचिन जी से कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, हटी क्या आज तक गरीबी? हटी सचिन जी? वो तो गरीबी हटाने की बात कर रहे थे, उस गरीबी में कोई भी वर्ग हो सकता था। देखिए, अच्छी बात की थी उन्होंने। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए गरीब जो है हर वर्ग में होता है, और वो अपर कास्ट हो या दलित हो, वो मैंने क्लियर कर दिया, वो मैंने क्लियर कर दिया। हटी क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं देखिए, जाति जनगणना की बात भुवन जोशी जी नहीं बता पा रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जाति जनगणना की बात इसलिए जरूरी है देश में, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि आज की डेट में जब संसद भवन में सचिवों की नियुक्ति होती है, उसमें 90 लोगों की नियुक्ति, उसमें 3 जो ओबीसी क्यों होते हैं?
जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कॉलेजेस हैं, उसमें जब प्रचार की नियुक्ति होती है, वहां के वीसी की नियुक्ति होती है, उसमें दलित ओबीसी क्यों नहीं होते हैं? और मैं कह सकता हूं कि यूपीएससी हो और जो भी हमारी जितनी भी लोक सेवा आयोग हैं, उसमें आप लिस्ट देखेंगे, उस लिस्ट में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सोच स्पष्ट हो चुकी है। राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का एक सपना है, उनका सपना है कि दलितों को उनको हक मिले, ओबीसी का भी हक मिले, मीडिया जगत तो हर में स्तर पर दिलाइए ना सर, हर दलित, स्तर पर OBC, दिलाइए आप, सभी लोगों का एक वर्ग हर स्तर पर दिला आकर के दीजिए। करे, उद्योगपति पत्रकारिता बनाइए करे, आप पिछड़े वर्ग से, बॉलीवुड में हो, हर जगह हो, जज बनाइए आप पिछड़े वर्ग से। मैं तो कह रहा हूँ हर स्तर पर मुख्यमंत्री बनाइए, बिल्कुल होना अति चाहिए। पिछड़ा हो, देखिए, इसमें दिक्कत क्या अल्पसंख्यक है? हो, मैं कह रहा हूं, अब बता देखिए, दीजिए ना, इसमें इतने मैं ये सालों कह तक सकता हूं, सरकार तो थी सामान्य आपकी, जो सामान्य वर्ग आप में बता, भी लोग हैं, मैं कहना जो चाह रहा हूँ गरीब सबसे, हैं, अगर उनको यही भी हक है, मिलना चाहिए। यही है, उनको भी हक मिलना मैं तो चाहिए। कहना देखिए, चाह रहा हूँ जाति कि जनगणना कांग्रेस इसलिए जरूरी है, कांग्रेस ये बोल दे, देश का एक्सरे होना कांग्रेस जरूरी है, कांग्रेस ये क्योंकि बोल बहुत दे कि दिनों कल से को चल रहा है, कांग्रेस की नेक्स्ट चल रहा है, सरकार कॉकस बनती चल रहा है तो प्रधानमंत्री पिछड़ा होगा, दलित होगा या अल्पसंख्यक होगा, बोल सकती है कांग्रेस क्या? मैं मान लूंगा। हमने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, संवैधानिक पद दीजिए ना। एलओपी बनना हुआ तो खुद बन गए। नहीं, आप बताइए ना, एलओपी, एक चीज बताइए आप, मैं तभी मान सकता हूं जब वो पद ना लेते। आप मुझे बताइए, जब उन्हें एलओपी बनना था, आप सचिन एलओपी बनना था तो खुद बन गए, किसी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को बना देते, क्यों नहीं बनाया? नहीं, अब मैं लीजिए, आप करने लगे, क्यों बनाया? आप करने लगे। मैं तो कह रहा हूँ वो तो आंकड़े की राजनीति कर रहे हैं, आप तो पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं ना, तो पहले उनको हक दीजिए। खेमचंद शर्मा जी जवाब नहीं मिल पा रहा है, खेमचंद शर्मा जी जवाब नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जवाब वो सुनना नहीं चाहते और ना ही एक्सेप्ट करना चाहते। एलओपी पाए खुद रख लिए। मैंने क्या बोला? ये राम के राहुल गांधी जी की जरूरत है, सनातन के विरोधी हैं, ये एलओपी खुद रख लिए। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा में अगड़ों को दे दिया, अरे वहां भी पिछड़े को दे देते। लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे का काम वो सदन हो, सड़क हो, हर जगह और कांग्रेस को साजिश करती रही है संविधान बदलने के लिए। और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब राम मंदिर बना है, मंदिर बना है। अरे भैया राम मंदिर छोड़ दो भैया, हुआ है, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी और परिवार को जाता है, सब लोगों ने दर्शन के लिए राम मंदिर बन गया भैया, लाखों ऐसे लोगों को जाता है राम मंदिर के नाम। नहीं तो अभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं ना, और अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। राम मंदिर तो बन गया, मैं तो कह रहा हूँ राम मंदिर बन गया, मैं तो कह रहा हूँ कि अब राम वही तो मैं भी कह रहा हूँ, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, सबने दर्शन कर लिए, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। एलओपी बन गए, किसी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को नहीं दिया वो पद। मैं तो कहता हूं, समाजवादी पार्टी से भी मैं कहता हूं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, दोबारा नहीं बने। नेता प्रतिपक्ष का भार किसी और पर दे दिया उन्होंने, अगड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ों को क्यों नहीं दिया, अति पिछड़ों को क्यों नहीं दिया, अल्पसंख्यक को क्यों नहीं दिया? एलओपी के बाद हमारे राज्यसभा में कौन नेता है? मैं तो राज्यसभा में एलओपी नेता कौन है बताइए? मैं आप जो राहुल गांधी लेकर बैठे हैं वो बताइए ना। नहीं, एलओपी राज्यसभा में कौन है? आपसे मैं राहुल गांधी का सवाल कर रहा हूं, आप वहां की बात कर रहे हैं। आप पता नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी की मैं आपसे नहीं, मेरा सीधा है कि ये सामाजिक न्याय की बात करने से फायदा किसका होगा, समाज का होगा क्या? देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई बताइए किसका फायदा होगा? दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, जो अपर कास्ट में गरीब लोग हैं, उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। लड़ते रहिए, उनको हो रही है, लड़ते रहिए। मनुवाद वाले हैं, आरएसएस की सोच वाले हैं, जिनको लड़ते रहिए, आप महिलाएं घर में लड़ते रहिए, लेकिन इसमें फायदा किसका होगा ये जानना चाह रहे थे, जानकारी नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से विपक्षी दल सामाजिक विघटन की कोशिश में है, ये बार बार आरोप लग रहा है, बार बार सीएम कह रहे हैं कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। दूसरी ओर प्रभु श्री राम का मंदिर बना, क्योंकि इससे पहले कई बार सवाल उठाए गए, जब कहा जा रहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो ये सवाल किया जा रहा था कि तारीख कब बताएंगे। हालांकि वो सबके सामने है। सवाल दूसरी ओर ये भी है कि एक कुछ वर्ग को अलग रखकर बाकी की बात की जा रही है, तो ऐसे में क्या वाकई समाज में विघटन पैदा करने की लगातार कोशिश की जा रही? सामाजिक न्याय की बात हो रही है,
तो क्या उस समाज को आज तक फायदा मिला है जिसकी बात हुई है, या फिर उन सियासी दलों को फायदा हुआ है जो उनकी बातें करते हैं? इसका आकलन जरूर हो। दो टूक में इतना ही।